तो आज का क्लास हम लोग सैम्पलिंग पे जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए सैम्पलिंग एक टॉपिक है उस पे हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 में। तो सैम्पलिंग कहते हैं कि जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में जिन जनसंख्या को हम लोग शामिल करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर शहर के जैसे दिल्ली के बच्चों में या दिल्ली के सेकेंडरी स्कूल के बच्चों में आर्ट्स के प्रति जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो वो जो टोटल सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हो गए वो हो गए पॉपुलेशन। दिल्ली में जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं उसके जो बच्चे हो गए, उसके जो छात्र हो गए वो हो गए पॉपुलेशन। और चूँकि टोटल छात्र से तो हम डाटा नहीं लेंगे, तो उसमें से जितने छात्र से हम डाटा लेंगे, मान लिया कि दिल्ली में 50,000 जो सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं उसमें से हम लोग 500 से डाटा लेंगे, 500 से पूछताछ करके डाटा लेंगे कि आपको मतलब उसका इंटरेस्ट कैसा है सोशल साइंस की तरफ। तो ये जो 500 बच्चे हो गए यही हो गया सैंपल, और ये जो 5,000 बच्चे हो गए मतलब 50,000 बच्चे ये हो गए पॉपुलेशन। मतलब जितनी जनसंख्या पे हम लोग उस रिसर्च का प्रभाव देखते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं, और उस जनसंख्या में से जितने लोगों को उस रिसर्च के लिए शामिल करते हैं वो हो गया सैंपल। और ये जो चुनने का तरीका है जिसको हम लोग रिसर्च में शामिल करेंगे उसको चुनने का कुछ तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग कह देंगे सैम्पलिंग। तो यहाँ उसी पे हम लोग बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। यहाँ रिसर्च, ठीक है, मतलब रिसर्च में जितने भी लोगों पे आप रिसर्च कर रहे हैं जिसके लिए आप इंटरेस्टेड है रिसर्च में, उसकी संख्या को पॉपुलेशन कहते हैं। उन लोगों या चीज़ों की कुल संख्या जिनमें आपकी रुचि है, ठीक है। अब उसी तरह से सैंपल किसे कहते हैं? स्मॉलर नंबर विथ इन योर पॉपुलेशन। मतलब जो हम जितने लोगों पे रिसर्च करना चाहते हैं उसकी एक छोटी सी संख्या, है ना, विल रिप्रेजेंट द होल, जो उस पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट का मतलब कि इसी छोटी सी संख्या से हम डाटा लेंगे। क्योंकि अभी हमने बताया कि 50,000 बच्चे अगर दिल्ली के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 50,000 से हम डाटा नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा डाटा होगा जिसे मतलब कह सकते हैं कि जिसका कैलकुलेशन या जिसका सिंथेसाइज करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा सारे डाटा को देख करके। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से 500 बच्चों का सिर्फ डाटा लेते हैं, अलग अलग स्कूल में जा कर के, किसी स्कूल से 10, किसी स्कूल से 20, इस तरह से बच्चों का हम डाटा लेते हैं और उसी डाटा के आधार पे पूरी दिल्ली के सेकेंडरी बच्चों का हम अनुमान लगा लेते हैं कि उसे सोशल साइंस के प्रति इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो वो जो स्मॉलर संख्या है जिससे हम डाटा लेते हैं उसी को हम लोग सैंपल कहते हैं। अब वो जो टोटल संख्या है जिस पे हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, मतलब दिल्ली के टोटल जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हो गए वो हो गए पॉपुलेशन। तो ये दो चीज़ आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब जो सैम्पलिंग आया, तो सैम्पलिंग का मतलब अभी फिर हमने बताया कि उस 500 बच्चों को जिससे हम डाटा लेंगे उसको हम कैसे चुनेंगे। अब बच्चे तो टोटल 50,000 है, लेकिन उसमें से उस 500 बच्चे को हम कैसे चुनेंगे, तो वो जो चुनने का तरीका है उसी को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग। हम डायरेक्ट थोड़ी है कि निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 500 गिन करके, ऐसा नहीं है। हम उसके लिए कुछ नियम कानून लगाएंगे और तब उस बच्चे को छांटेंगे। तो उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, उसी को कहते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का मतलब हो गया कि उस बच्चे को जिससे हम डाटा लेंगे, उस पॉपुलेशन को जिससे हम डाटा लेंगे, उसको चुनने का तरीका समझ गए होंगे। अब आगे आ गया टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। मतलब चुनने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो मेज़र जो चुनने का तरीका है वो 2 टाइप्स का है। एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी
सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को आने का बराबर चांस रहता है। मतलब पॉपुलेशन जो है, टोटल नंबर, जैसे 50,000 बच्चे जो दिल्ली में हमने कहा, तो हम ऐसा तरीका अपनाते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि उस 50,000 बच्चे में सभी बच्चों को सैंपल में शामिल होने का बराबर चांस रहता है। जैसे अगर हम लॉटरी से चुनेंगे तो उस 5,000 बच्चे में से, जैसे कटोरे में आप मान लीजिए कि 500, 1000 या 1000 नंबर लिख के रख दीजिए, तो कौन नंबर आएगा, आप आँख मूंद करके उठा रहे हैं कटोरे से, तो आपको मालूम नहीं है, सबके आने का चांस बराबर रहेगा। मतलब उसमें से कोई भी आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 10 नंबर ही आएगा, 20 नंबर ही आएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कुछ भी आ सकता है, 501 आ सकता है, 1001 आ सकता है, 2001 आ सकता है। तो लॉटरी सिस्टम से जब हम लोग उसमें से छांटेंगे तो सभी के आने की संभावना लगभग बराबर रहती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और भी तरीका है जिसमें मतलब सभी के आने की संभावना बराबर होती है। तो ऐसे इसी को हम लोग कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब जिसमें सभी पॉपुलेशन के सभी लोगों को सैंपल, नमूना बनने का बराबर मौका मिल सकता है। कोई कह नहीं सकते हैं कि ये नहीं बनेगा सैंपल, ये नहीं बनेगा सैंपल, कोई भी बन सकता है। तो उसी को कहते हैं संभाव्यता नमूनाकरण। हिंदी में कहते हैं रैंडमाइजेशन को यादृच्छिक, है ना, साइंटिफिक कह सकते हैं, यादृच्छिक। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ गया। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग है जिसमें रिसर्चर बायस्ड हो जाता है, कह सकते हैं। मतलब रिसर्चर की मर्जी चलती है, रिसर्चर अपने हिसाब से किसी को भी सैंपल के तौर पे चुन सकता है। तो इसे कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे दिल्ली में 50,000 बच्चे हैं, अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हम रिसर्चर हैं तो हम अपने जान पहचान वाले बच्चे के पास जाएंगे और उसमें से 500 बच्चे निकाल लेंगे। तो क्या हो गया, बाकी बच्चे के साथ बायस्ड हमने किया, समझ रहे ना। वो उसके साथ हमने पूर्वाग्रह पहले ही से हम अपना जो हमारी जान पहचान के थे उसको छांट लिया। तो ये क्या हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें सभी के आने की संभावना नहीं रहती है। किसमें, सैंपल में, है ना। जैसे 50,000 बच्चे हैं तो कंफर्म है कि अगर हम अपने जान पहचान वाले को लेना पहले ठान लेंगे कि लेंगे, तो बाकी जो हमारे अननोन लोग हैं उसको तो आने की संभावना नहीं न रहेगी। तो नहीं रहेगी तो इसमें क्या हो गया, सभी को आने की बराबर संभावना नहीं बनती है। तो ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी। लेकिन वही लॉटरी सिस्टम से अगर करते हैं या इवन ऑड सिस्टम अपनाते हैं तो किसी को भी आने की संभावना बराबर हो जाती। तो नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का मेन अंतर यही है। प्रोबेबिलिटी में सभी के आने की संभावना बराबर होती है, सब के लिए बराबर चांस रहता है, कोई भी आ सकता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में सबको आने का चांस नहीं रहता है। अब आगे हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने तरीके का होता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देख लीजिए आप, 4 तरीके का होता है जिसे हमें पढ़ना है नेट में। एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, लॉटरी सिस्टम को अपनाते हैं। जैसे अगर 100 बच्चे हैं हमारे पास, मान लिया कि एक स्कूल में गए और इस स्कूल में किसी चीज़ पे हमको रिसर्च करना है, उस स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो हम 100 बच्चे से डाटा नहीं लेंगे, हम पहले ये सोच लेंगे कि इसमें से 10 बच्चे से डाटा लेना है। तो उस 10 बच्चे को कैसे छाँटेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक पुर्जा पे 1 2 3 4 5 इस तरह से करके 100 तक लिख लेंगे। ये बच्चे का रोल नंबर हो सकता है ना, ये बच्चे का 1 से 100 तक रोल नंबर हो सकता है। तो हम इस तरह से एक पुर्जे पे, छोटे छोटे पुर्जे पे 1 से लेकर 100 तक लिख लेंगे, एक कटोरे में डाल देंगे। अब उसमें से पुर्जा निकालते रहेंगे। 10 पुर्जा जब निकल जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन कौन रोल नंबर हमारे पास आया और उसी बच्चे से हम अपना डाटा
ले लेंगे। तो ये हो गया लॉटरी सिस्टम। आप इसमें नहीं ना कह सकते हैं कि पुर्जा 100 नंबर का निकला है कि 50 नंबर का निकला है कि 40। जब तक पुर्जा खुलेगा नहीं तब तक कोई नहीं बता सकता है कि किस रोल नंबर का पुर्जा निकला है। तो लॉटरी सिस्टम में सभी के आने की संभावना बराबर होता है। दूसरा होता है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग को हिंदी में व्यवस्थित नमूनाकरण भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले फिक्स करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि हम लोग 1 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, है ना, फिर 3 को लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, तो इवन ऑड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पीठ पे 1 2 3 कोई भी बच्चा लाइन में लगा दिया, बिना रोल नंबर वगैरह देखे हुए हमने क्या किया, 100 बच्चे को लाइन में लगा दिया और उसके पीठ पे एक मतलब अब हम लोग क्या किया कि छांटना शुरू कर दिया। बच्चों को बोल दिया चलो लाइन में लग जाओ। तो कौन बच्चा आगे लगा कौन पीछे लगा हमें क्या मालूम, लेकिन हम उसमें से क्या किया, पहला बच्चा को लिया, दूसरे को नहीं लिया, तीसरा को लिया, चौथे को नहीं लिया, पांचवा को लिया, छठे को नहीं लिया। इस तरह से इवन और ऑड का तरीका अपना लिया। जितने ऑड हैं उसको लिया, इवन को नहीं लिया। तो जहाँ पे 10 पुर गया हमको वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि 50 बच्चे को लेना है तो 100 में से 50 जहाँ पुर गया वहाँ छोड़ देंगे। तो इसमें भी सभी को आने की संभावना बराबर बनी रहती है। कौन बच्चे आगे लगे, हम बिना बताए हुए सबको बोला लाइन में लग जाओ तो सब दौड़ के लग गया तो उसमें से 10 बच्चे को हम छांट लिया, 10-10 बच्चे के बाद एक बच्चा ले लिया। तो किसी के भी आने की संभावना उसमें भी बराबर रहती है, क्योंकि कौन बच्चा लाइन में कहाँ लगेगा ये हमें मालूम नहीं रहता है। अब आता है एस्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो एस्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या हुआ इसको जानिए। एस्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब हुआ कि हम लोग 2 ग्रुप में बांट देते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में बांट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक स्कूल में छात्र के जितने भी छात्र या छात्रा हैं, मतलब स्टूडेंट आप कह सकते हैं, मिलजुल छात्रा या छात्र के किसको नापना है, हाइट को नापना है, ऊंचाई को नापना है, तो यकीनन ऊंचाई को नापना है। अब मान लिया कि स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 हैं, इसमें से 80 लड़की है और 20 लड़का है। तो इसमें भी अगर हम लॉटरी सिस्टम से छांटे तो हो सकता है कि 10 पुर्जा लड़कियों का निकल जाए, क्योंकि वो 80 है। तो ये जो 20 लड़का है इसका तो उसमें कोई पार्टिसिपेंट होगा ही नहीं, तो इसके साथ तो अन्याय हो गया ना कि भाई 20 लड़का था तो उसमें से 1-2 भी तो आना चाहिए। तो ये अन्याय हो जाएगा कि 20 की 20, 10 की 10 लड़की आ गई, और यकीनन लड़के की हाइट ज़्यादा होती है, लड़कियों की हाइट कम होती है, तो फिर लड़कों की हाइट भी 5 फुट 4 इंच पे आ जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे 2 ग्रुप में बांट देते हैं। इस तरह का जब रिसर्च करते हैं जहाँ पे इस तरह का मतलब अंतर देखना होता है कि छात्र और छात्रा के हाइट पे रिसर्च करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट के हाइट पे अगर रिसर्च करना है तो हम लोग उसे पहले छात्र और मतलब बॉयज़ गर्ल्स में बांट दिया। अब हमने देखा कि 80% गर्ल्स है, तो हम लोग 10 में और 20% बॉयज़ है, तो हम लोग अगर 10 बच्चे ले रहे हैं तो 8 गर्ल्स लेंगे और 2 बॉयज़ लेंगे, और तब फिर हम उस पर रिसर्च करेंगे। तो इस तरह से ग्रुप में बांट करके 2 ग्रुप में बांट देते हैं जब हम लोग सैंपल को, तो वो उसी को कहते हैं एस्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल को, पॉपुलेशन को क्लस्टर में बांट देते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है समूह में बांट करके देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ आप देखिए, एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग में जो है लक्ष्य जनसंख्या की व्यक्तिगत इकाइयों की बजाय समूह को नमूने के यार्क्षिक रूप में चुना जाता है, मतलब एक बड़े समूह को चुन लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करना है कि उस यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट कैसा है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि कैसा आता है, मतलब रिज़ल्ट कैसा आता है, या वहाँ कहाँ कैसा डिसिप्लिन रहता है, या वहाँ के बच्चों की राइटिंग स्किल कैसी है, या कोई भी चीज़ वहाँ के बच्चे का सक्सेस रेट कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी ख़ास एक सेशन को चुन लेंगे। जैसे 2020 से लेकर के 2025 तक में से किसी एक सेशन को चुनना है। तो हम लोग इसमें से पहले रैंडमाइजेशन के थ्रू, मतलब लॉटरी सिस्टम से या कोई और सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सेशन चुनेंगे 2020-21, है ना, 2021-22 सेशन इसी तरह होता है, 23-24, है ना, 24-25। अब इसमें से कोई एक सेशन चुन लिया, मान लिया कि 20-21 हमारा लॉटरी में फंसा कि 20-21। तो हमने क्या किया, पहले ग्रुप में बांट लिया, समूह को ही ग्रुप में बांट के पहले रेंडमाइज कर दिया। जैसे इसको 5 ग्रुप में बांट दिया ना, 20 से लेके 25 के बीच 5 सेशन बना। तो एक को 20-21, दूसरे को 21-22, तीसरे को 22-23, 23-24, 24-25, इस तरह से 5 सेशन में बांट दिया। उसके बाद रेंडमाइजेशन किया या लॉटरी किया, तो उसमें से मान लिया हमको आ गया 20 और 21 सेशन के बच्चों का हमें देखना है, लॉटरी से 20 और 21 का सेशन निकला। तो देखना, एक समूह को ही हम लोग रेंडमाइजेशन से छांटा। तो इस तरह से जब हम लोग समूह को रेंडमाइजेशन से छांटते हैं तो उसको कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, है ना। और फिर उस समूह में फिर हमको किससे किससे डाटा लेना है, फिर उस पर भी हम लोग अपनाते हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसी को अपनाते हैं। मतलब उसमें भी फिर हम लोग लॉटरी या फिर सिस्टमेटिक सिस्टम को अपनाते हैं। तो ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। तो आप समझ गए होंगे क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है ना। और यहाँ उसका एक डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। उसी तरह सभी सैम्पलिंग का आप एक स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का आपने देख लिया कि 80-20 हो तो क्या होगा, है ना। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग देख लीजिए कि उसमें क्या होता है, nth टर्म, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि हर 5 बच्चे के बाद एक बच्चा हमने ले लिया, या फिर हमने क्या किया कि क्या कहते हैं कि इवन ऑड सिस्टम से ले लिया, सबको लाइन में खड़ा कर दिया, और हो सकता है कि हम 1 लिया 2 नहीं लेंगे, 3 लिया 4 नहीं लेंगे, 5 लिया 6 नहीं लेंगे, तो वो सिस्टमेटिक हो गया। या फिर हम हर 5 बच्चे के बाद छठा बच्चा को लेंगे, तो ये भी सिस्टमेटिक में आ जाएगा। 10 बच्चे के बाद एक बच्चा लेंगे, ये भी सिस्टमेटिक में आ जाएगा। और फिर ये आ गया सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग जो है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें लॉटरी सिस्टम आ गया। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सारे सैंपल को पढ़ा और नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जाना। अब हम लोग अगले दिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी आप देख लीजिए। देखिए, कन्वीनियंस सुविधा नमूनाकरण, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसको भी पढ़ लीजिए। नमूने में लोगों या तत्वों का चयन उनकी पहुंच और उपलब्धता के आधार पर, जैसे अभी हमने बताया था कन्वीनियंस सैम्पलिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉन प्रोबेबिलिटी के। जैसे दिल्ली में हम लोग 50,000 बच्चों में से जो हमारे जान पहचान के बच्चे हैं बस उसी से हमने डाटा ले लिया, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया। मतलब हमने न लॉटरी किया न कुछ किया, जो हमारे जान पहचान का नहीं है वो हमारे सैंपल में आ ही नहीं पाएगा। तो जो जान पहचान का कन्वीनियंस हुआ, हमें उस वहाँ तक पहुँचने में आसानी हुई, इसलिए हम उसको ले लिया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। उसके बाद होता है कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग आप समझ रहे हैं कि जैसे अभी हमने बताया था कि उससे उसी तरह से कि अभी हमने बताया था कि कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे 80% लड़की है और 20% लड़का है, तो इसका भी हम लोग लेंगे 80% और इसका भी लेंगे 20%, लेकिन नॉन रेंडमाइजेशन तरीके से। इस 80 में से जो हमारे जान पहचान का 8 है हम उसको ले लेंगे, इस 20 में से जो जान पहचान का 2 है उसको ले लेंगे। तो ये कोटा सैम्पलिंग हो गया। कोटा तो देंगे उसको, मतलब जिसका जितना परसेंट है उतना परसेंट ही हम लेंगे उसमें से, लेकिन नॉन रैंडम तरीके से लेंगे, है ना। जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, नॉन रैंडम है, उस तरीके से लेंगे। उसके बाद है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग को कहते हैं कि हमें जिस उद्देश्य से सैम्पलिंग किया है तो हम वैसे ही लोगों को अपने सैंपल में शामिल करेंगे जो हमारे उद्देश्य के हिसाब से आंसर दे सके, है ना। अब जैसे कोई पार्टी अपना रिसर्च करती है तो वो अपने हिसाब के लोगों को ढूंढती है उस इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो हो गया पर्पसिव सैम्पलिंग। उसी तरह से
स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं कि अगर आपको कोई सैम्पलिंग के तौर पे चुना, मान लिया कि आपको रहीम को चुना कि भाई अफ़ीम कौन कौन पीता है, तो रहीम पीता है, वहाँ तक हम पहुँच गए। अब रहीम से हमने पूछा कि अब तुम बताओ कि कौन कौन पीता है, तो रहीम बता दिया, अच्छा जाओ ना, वहाँ पे सोहन बैठा हुआ है, सोहन अफ़ीम पीता है ना, जावेद अफ़ीम पीता है ना, और फिर राम अफ़ीम पीता है। तो 3 उसने बता दिया। तो हम पहले किसके पास, रहीम के पास पहुँचे, और रहीम ने हमें राम, जावेद और सोहन के पास पहुँचाया। अब फिर जब हम लोग राम के पास गए तो राम बोला, अरे वहाँ तो सरवन भी पी रहा है, सरवन भी हमारे जान पहचान में पीता है ना, वो करीम भी पीता है ना। तो इसने हमको 2 के पास पहुंचा दिया, इसने भी उसी तरह 2-3 के पास पहुंचा दिया, इसने भी 2-3 के पास पहुंचा दिया। तो ये हो गया स्नोबॉल, मतलब एक सैंपल के पास हम पहुंचे और वो हमें 2-3 के पास पहुंचा दिया, फिर वो 2-3 में से जो है फिर हमें 2-3 के पास पहुंचा दिया। तो इसको कहते हैं स्नोबॉल। समझ गए। देखते हैं यहाँ स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो हमारे में से आप प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों सैम्पलिंग को आप समझ गए होंगे। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग का भी आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने के लिए ये देख लीजिए, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके पास पहुँचे तो ये हमें 2 के पास पहुँचा दिया और ये 2 जो है 3 के पास पहुँचा दिया, है ना। इस तरह से हमारा काम बन जाएगा। तो ये हो गया सैम्पलिंग पे एक फुल नोट्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो फिर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं।